नमस्कार। आने वाले हैं बहुत सारे आईपीओज़ और उन आईपीओज़ के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आज मैं आपको एक वेबसाइट टिकर फिनोलॉजी का रेफ़रेंस लेके आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आईपीओ में आपको किस तरीके से देखना है और किन चीज़ों के बारे में आपको समझना चाहिए। फिर हम बात करेंगे एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में भी। तो आप अगर टिकर की वेबसाइट पे जाएँगे, आईपीओ के कॉर्नर में जाएँगे तो आपको सारा जो फ़ोर्थकमिंग आईपीओ है वो सारा आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं एसएमई आईपीओ का रेफ़रेंस नहीं ले रहा हूँ। ये केवल जो मेजर जो आईपीओज़ हैं, एसएमई आईपीओज़ को छोड़ के वो सारे मैंने यहाँ पे कंसीडर किए हैं। तो ये सारे आईपीओ जो हैं वो आने वाले हैं। आगे चल के कहीं न कहीं आज नहीं तो कल ये आईपीओ आएगा ही। वैसे भी बुल मार्केट है तो बुल मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आते हैं। अभी एबिक्स कैश का आईपीओ, फिर आप देखिएगा तो जेसन का, वेदा क्लिनिक का, वीएलसीसी का भी आईपीओ आने वाला है। आप आगे देखेंगे तो विवा फैशन, उसके बाद स्नैपडील, ओयो, एनजीडीएक्स, ये सब अवांसे फाइनेंशियल, ये सब बहुत सारे आईपीओ जो हैं वो सब आने वाले हैं। तो इन आईपीओ के बारे में अगर आपको जानना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? किसके बेसिस पे आप आईपीओ में अप्लाई करना है, नहीं करना है, ये डिसाइड करते हैं? क्या आपका बेसिस होता है जिसके बेसिस पे आप आईपीओ को अप्लाई करना है, नहीं करना है, ये डिसाइड करते हैं? जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी का रील देख लिया, किसी का सजेशन देखा, कुछ लोग हैं जो केवल आईपीओ के बारे में ही केवल बात करते हैं, उन लोगों पे भरोसा किया और हमने अप्लाई कर दिया। कुछ लोग तो बिना कुछ जाने, बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे आईपीओ में अप्लाई करते हैं क्योंकि 15,000 रुपए ही तो लग रहे हैं। 15,000 रुपए में एक लॉट आईपीओ का अप्लाई हो जाता है। लिस्टिंग गेन अगर मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर देखते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और अप्लाई करते हैं और उनको अलॉटमेंट मिलता ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आईपीओ में जो कि आपको देखने को होती हैं, लेकिन हम बहुत सारा कुछ इग्नोर करते हैं और हम केवल इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो हमारा आईपीओ है उसमें क्विक पैसा बन जाए, जल्दी से जल्दी पैसा बन जाए। बुल मार्केट में आपको बहुत सारे आईपीओ आते हुए दिखेंगे, बेयर मार्केट में कभी भी कोई भी आईपीओ नहीं आता है, क्योंकि बुल मार्केट में बहुत सारे बकरे ऑलरेडी मिल जाते हैं और बियर मार्केट में तो लोग पैसा लगाने से डरते हैं। इसलिए बुल मार्केट में ही केवल आपको आईपीओ आता हुआ दिखेगा। तो आईपीओ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसकी डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इसको हम बोलते हैं, और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, दो चीज़ें। तो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जो वो कंपनी सेबी के पास में फाइल किया है, उसने बताया है अपने कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में डिटेल्स शेयर की है। तो आप अगर देखेंगे तो इस वेबसाइट पे ऑलरेडी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की लिंक और आरएचपी की भी लिंक, दोनों की लिंक यहाँ पे दी हुई है। आप जब क्लिक करोगे तो ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको ओपन हो जाएगा। अभी जब आप किसी भी आईपीओ का डीआरएचपी देखना चाहते हैं, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देखना चाहते हैं, जो कि उसने सेबी के पास में फाइल किया है, तो आप इस डीआरएचपी के लिंक पे क्लिक करेंगे तो डिटेल आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर डीआरएचपी पे क्लिक किया तो यहाँ पे इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है मुझे कि उसने क्या सेबी के पास में फाइल किया था। आरएचपी वो डॉक्यूमेंट हो जाता है जो सेबी के पास में फाइल होने के बाद में अगर सेबी को लगता है कि कुछ और डिटेल्स चाहिए, कुछ और जानकारी चाहिए, तो वो फाइनल जो फाइलिंग है वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। तो ये आपको दोनों यहाँ पे मिल जा रहा है, जो फिनोलॉजी का मैंने आपको वेबसाइट बताया टिकर, उस पे आप जाके देख सकते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा। इसको देखने के बाद में आपको क्या क्या चीजें इसमें देखनी होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी कंपनी के लिए सबसे जरूरी होता है उसका फाइनेंशियल कंडीशन। तो फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है वो आपको सेक्शन बना हुआ है, हर आईपीओ का अलग अलग सेक्शन होगा। इस आईपीओ में सेक्शन 7 में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा, अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या उसकी स्थिति है, किस तरीके का डेट उसने लेके रखा है, ये जो आईपीओ से वो पैसा जुटाने वाला है, जो पैसा उसको मिलेगा उससे वो क्या करने वाला है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आता है कि आप इस डॉक्यूमेंट को अगर पढ़ने जाएंगे तो 382 पेज का डॉक्यूमेंट है, 382 पेज में जब आप पढ़ोगे तो आपको टाइम भी बहुत जाने वाला है। तो आप क्या करते हो? आसान रास्ता चुनते हो। क्या है आसान रास्ता? आप रील देखते हो और ये सोचते हो कि जो रील बनाया है उसने सब कुछ पढ़ा होगा, और सच्चाई तो बहुत सारे केसेस में ऐसी रहती है कि जो रील बना रहा है उसने भी ये चीज़ नहीं पढ़ी है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में स्टॉक मार्केट जो है वो एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जानकारी का अभाव बहुत सारे लोगों के पास में होता है, लोगों के पास में जानकारी नहीं होती है और इसलिए बहुत सारी गलतियां लोगों से होती है। और ये इतना ज्यादा रिग्ड है, रिग्ड इन द सेंस कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत कुछ गलत होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आप एज ए रिटेल ट्रेडर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर, जिसके पास में छोटा अमाउंट है, 15,000, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए लगा रहा है वो किसी के स्टॉक में, किसी आईपीओ में, फिर उसको ज्यादा जानकारी नहीं है और फिर वो केवल न्यूज चैनल देख के या कोई ट्विटर पे हैंडल फॉलो करके या इस तरीके के लोगों को फॉलो करके और उसी के बेसिस पे वो पैसा लगा रहा है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सही नहीं है। आपको अगर अपना पैसा लगाना है तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि सच में मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो सही जगह में पैसा लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ। और आईपीओ के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो मेरा तो ये मानना है कि
इतने सारे ऑलरेडी स्टॉक्स जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उस पे आप पैसा नहीं लगा रहे हो, और आपका पैसा आप ऐसी कंपनी पे लगाने जा रहे हो जो पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रहा है। तो ऑलरेडी जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं, आपको उनके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, या फिर आप उसके बारे में देख चुके हो कि स्टॉक मार्केट का प्राइस गिर रहा है, मार्केट उसको ऑलरेडी निगेटिव चीजों को प्राइस इन कर चुका है, पॉजिटिव चीजों को प्राइस इन कर चुका है, तो आप उस पे पैसा नहीं लगा रहे हो। और जहां पे आपको कुछ मालूम नहीं है, कुछ जानते नहीं हो उस कंपनी के बारे में, मार्केट उसको क्या ऑफर करेगा, मार्केट में आने के बाद में उसकी क्या स्थिति होने वाली है, ये सब आपको कुछ जानकारी नहीं है, और फिर भी आप उसमें पैसा लगाने के लिए, भले ही आप 15,000 रुपए ही लगाओ, एक लॉट के लिए अप्लाई करो, लेकिन फिर भी पैसा तो पैसा है, आप वैसे आईपीओ में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो मेरा मानना तो ये होता है कि जनरली आईपीओ में आप अप्लाई ना ही करें तो बेहतर है एज ए रिटेल इन्वेस्टर। हालांकि बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग कमाते भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं कमाते हैं, बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं, जो ऑलरेडी इस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं और वो बहुत सारे सालों से मार्केट में लिस्टेड है, मार्केट उनको देख रहा है, मार्केट में ऑलरेडी प्राइसिंग है बहुत सारी चीजें, उस पे पैसा लगाओगे समझ के जान के, तो शायद हो सकता है कि आपके लिए ज्यादा अच्छा हो, मेरा ये मानना है। हालांकि फिर भी ये जो मैंने आपको रास्ता बताया है, इस रास्ते से आप जाइए और इस रास्ते से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखिए, कंपनी क्यों पैसा लगा रही है, क्यों पैसा मांग रही है आपसे, रिटेल इन्वेस्टर से क्यों पैसा ले रही है, एंकर इन्वेस्टर से क्यों पैसा ले रही है। इसी चैनल पे मैंने एंकर इन्वेस्टर के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, वो भी जाके देखिए। एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं, किस तरीके के एंकर इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं, कितना शेयर होता है एंकर इन्वेस्टर का, ऐसी सारी चीजें जानकारी जुटाइए, पढ़िए, समझिए, फिर पैसा लगाइए। चाहे आपको आईपीओ में लगाना हो या फिर आप आईपीओ में नहीं भी लगाना चाहते हैं, फिर भी अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो देख के, समझ के, सोच के, जानकर फिर पैसा लगाइए। यही मेरा कहना है।